हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सी ए यशोदा शर्मा फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। और आज हम स्टार्ट करेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 2, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फो। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में क्या देखेंगे कि किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए यूज़फुल है, किस तरीके से वो हमारे लिए हार्मफुल है, हम किस तरीके से इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये चैप्टर में ये सारी चीज़ों को कवर करेंगे। अब अगर बात करें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? माइक्रो मतलब बहुत छोटे, ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बहुत छोटे हैं और हमारी नेकेड आई से हम उनको नहीं देख सकते, वो हो गए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स 4 टाइप्स के होते हैं: बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गे। एक और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही है, दैट इज़ वायरस, लेकिन वो ऊपर वाले 4 माइक्रो ऑर्गेनिज्म से थोड़ा सा डिफरेंट है, इसीलिए उसको इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, क्यों वायरस को बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग बोला गया है? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो वायरस है वो होस्ट बॉडी में जाके अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। दे रिप्रोड्यूस इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिजम्स। देखो, होस्ट ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हुआ? होस्ट ऑर्गेनिज्म मतलब हम या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें वायरस जाएगा और वहाँ जाके वो बस जाएगा, खाना पीना सब कुछ अपना उसी ऑर्गेनिज्म से वो लेगा। ठीक है, जैसे कि हमारे लाइस है, लाइस इज़ नॉट अ वायरस। जू क्या करती है? ह्यूमन्स के बॉडी पे आती है और उनका खून लेती है। ठीक है, तो जू के लिए ह्यूमन्स क्या हो गए? होस्ट। जू, लाइस इज़ नॉट अ वायरस, खाली मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। वैसे ही वायरस भी क्या करते हैं? ह्यूमन्स के बॉडी के अंदर आते हैं और उन ह्यूमन्स के सेल में जाके अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वायरस बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। जैसे हम अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना वायरस क्यों इतना हार्मफुल है? क्योंकि वो इसी तरीके से करता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर जाता है, ह्यूमन बॉडी के सेल्स के अंदर वो अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, और वो अपने आप में इतना ज़्यादा हार्मफुल है, और वो मल्टीप्लाई अगर हो जाता है तो हमारी पूरी बॉडी को अंदर से डैमेज करने लग जाता है। राइट, तो इसीलिए वायरस को अलग से बताया गया है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की लिस्ट में। अब यहाँ पर हम एक देखते हैं, बैक्टीरिया से क्या क्या हो सकता है? टाइफॉइड, ट्यूबरक्लोसिस। प्रोटोजोआ से मलेरिया। फंगाई और एल्गे के हम एग्जाम्पल्स आके देखेंगे। और वायरस से होता है कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, कफ, पोलियो, चिकन पॉक्स एक्सेट्रा। ये सारी जो डिजीज़ेज है वो वायरस के थ्रू होती है। अब जैसा हमने बात किया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़फुल भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं, मतलब 2 टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़फुल है? इन मेकिंग ऑफ कर्ड, जो घर पे दही बनता है, किस तरीके से बनता है? दूध के अंदर थोड़ा सा अगर हम दही डाल देते हैं तो ओवर द नाइट वो दूध पूरा दही में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? क्योंकि जो कर्ड के अंदर ऑलरेडी जो थोड़ा सा हमने कर्ड दूध के अंदर डाला है, उसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं, और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं? ओवर द नाइट अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं और वो पूरे के पूरे दही को दूध में कन्वर्ट कर देते हैं। पूरे फिर दूध में वो बैक्टीरियाज आ जाते हैं। अगर हम माइक्रोस्कोप से कर्ड को देखें तो हमें वो दही के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज दिखेंगे, तो एक बार के लिए हम वो दही नहीं खा पाएंगे क्योंकि वो बैक्टीरियाज हमें दिखेंगे। तो जो बैक्टीरिया है वो बनाता है हमारे दूध को दही। उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलियस। लैक्टोबैसिलियस प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, चीज़ एंड पिकल्स। इस बैक्टीरिया की वजह से ही जो पूरा दूध है वो दही में कन्वर्ट होता है। बैक्टीरिया आर हेल्पफुल इन फर्मेंटेशन ऑफ इडली एंड डोसा बैटर। हमने देखा होगा कि हमारे घर पे जब इडली या डोसा बनता है तो हम जो उसका बैटर बनाते हैं उसको थोड़ी देर के लिए हम रख देते हैं ताकि वो फूल जाए, और वो फुलाने का काम कौन करता है? ईस्ट। उसके अंदर हम ईस्ट डालते हैं या फिर हम इनो डालते हैं। तो ये ईस्ट क्या करता है? अपने आप रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर आएगा, और वो कार्बन डाइऑक्साइड पूरे वो जो होल्स है उनको उसके अंदर आ जाएगा। एक बार हम देखते हैं। ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस CO2 ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ईस्ट
रैपिडली रिप्रोड्यूस करता है, अपने आप को मल्टीप्लाई करता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. बबल्स ऑफ द गैस फिल इन द डो एंड इंक्रीज द वॉल्यूम. और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो उस बैटर या हम मैदे का कोई डो बनाते हैं तो उसके अंदर वो फिल हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो बैटर है वो थोड़ा सा फूल जाता है. ठीक है. और जब हम बनाते हैं तो थोड़ा स्पंज भी हो जाता है. वो किस वजह से होता है? ईस्ट रेस्पिरेशन करता है. रेस्पिरेशन करते टाइम वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड बबल्स फॉर्म करता है और पूरे गैस वो बैटर के अंदर फिल हो जाती है, जिसकी वजह से वो बैटर थोड़ा फूल जाता है. तो ये हो गया बैक्टीरिया का यूज़ इन मेकिंग कर्ड, इन मेकिंग इडली एंड इन मेकिंग डोसा. इस तरीके की जो भी फर्मेंटेशंस होता है वो सभी में ये बैक्टीरियाज यूज़फुल होते हैं, सबसे ज़्यादा ईस्ट. सेकेंड, कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. कहाँ पे कमर्शियली माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन. वाइन और एल्कोहल के प्रोडक्शन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही सबसे ज़्यादा यूज़फुल होते हैं. ईस्ट ग्रो ऑन द नेचुरल शुगर. द स्मेल ऑफ द शुगर इज़ कन्वर्टेड एज एल्कोहल बाय द ईस्ट. अब किस तरीके से यहाँ पर वर्क होता है? जो नेचुरल शुगर जैसे वीट, फ्रूट्स, जो रॉ फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर नेचुरल शुगर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है. उसके अंदर थोड़ा सा ईस्ट डालते हैं और उसको वापस से थोड़ी देर के लिए रख देते हैं. और वो जो पहले शुगरी स्मेल होती है वो थोड़ी देर बाद उसके अंदर एल्कोहलिक स्मेल आने लग जाती है. इतने से एल्कोहल नहीं प्रोड्यूस होता, उसमें और भी बहुत सारे प्रोसेसेस करने पड़ते हैं, लेकिन बेसिक जो एल्कोहल और वाइन का प्रोडक्शन होता है वो इसी तरीके से होता है कि कोई भी शुगरी सब्सटेंस होता है, नेचुरल शुगर, उसके अंदर ईस्ट डाला जाता है, ओवर द नाइट या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको रखा जाता है और थोड़ी देर बाद उसके अंदर एल्कोहलिक शुगर की स्मेल आने लग जाती है. नेक्स्ट, फॉर द मेडिसिनल यूज, सबसे ज़्यादा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ होते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंटली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ होते हैं वो होते हैं हमारे मेडिसिनल यूज़ में. आज जितनी भी टाइप की मेडिसिन्स बनती है, कोई भी मेडिसिन्स हो, हर मेडिसिन्स में कहीं ना कहीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ होते हैं. ठीक है. तो सोर्स ऑफ मेडिसिन इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. दे किल और स्टॉप द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स. जो अब अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे अंदर के जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको किल कर देते हैं या फिर उनको ग्रो करने से स्टॉप करते हैं. दीज मेडिसिन्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स. और ये जो अच्छे बैक्टीरिया से जो भी मेडिसिन्स बनती है उसको एंटीबायोटिक्स कहा जाता है. ठीक है. तो हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो जो हमें एंटीबायोटिक्स देते हैं वो इन्हीं बैक्टीरिया से बनी हुई होती है. कुछ मेडिसिन्स जो फंगाई और बैक्टीरिया से बनती है वो है सेप्ट्रोमाइसिन, टेट्रासिलिन एंड एरिथ्रोमाइसिन. एरिथ्रोमाइसिन बहुत यूजुअली दी जाती है. एंटीबायोटिक्स आर ऑल्सो यूज टू चेक द इन्फेक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. ये जो एंटीबायोटिक्स होती है वो एनिमल्स के जो लाइफ स्टॉक होते हैं उसके अंदर डाल दिया जाता है ताकि वो चेक कर सके कि कोई टाइप का इन्फेक्शन है एनिमल्स के अंदर. वो उसी तरीके से रिएक्ट करती है एनिमल्स की बॉडी और हम पता कर पाते हैं कि एनिमल्स के अंदर कोई भी तरीके का इन्फेक्शन है या नहीं. सेकेंड, प्लांट्स में भी एंटीबायोटिक्स इंजेक्ट की जाती है. अगर कोई भी तरीके का अगर प्लांट ख़राब हो जाता है या फिर उसके अंदर चेक करने के लिए एंटीबायोटिक्स इंजेक्ट की जाती है. प्लांट्स की अलग होती है, एनिमल्स की अलग होती है और ह्यूमंस की डेफिनेटली अलग होती है, सबके बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग. अब ऐसा नहीं है, हमने बहुत सुना है कि कोई भी चीज़ ज़्यादा में अगर हो जाती है तो भी वो अच्छी नहीं होती. सेम गोज़ विथ एंटीबायोटिक्स, सेम गोज़ विथ मेडिसिन्स. अगर मेडिसिन्स का ओवर डोजेज या अननेसेसरी हम मेडिसिन्स लेते हैं तो उसके भी हमारे बॉडी पे थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं. ओवर डोजेज मे मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव व्हेन नीडेड इन फ्यूचर. अगर हम जैसे हमारे अगर हेडेक हो रहा है या कोई भी प्रॉब्लम हो रही है और हम बहुत यूजुअली या ओवर डोजेज में हम मेडिसिन्स लेंगे तो फ्यूचर में अगर हम वो मेडिसिन लेते हैं तो उसका थोड़ा सा इफ़ेक्ट कम हो जाता है. क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी उस बैक्टीरिया या उस फंगाई से बहुत ही रिलेटेबल हो जाती है. तो अगर फ्यूचर में अगर हम बहुत ज़्यादा लेने लग गए तो फ्यूचर में उसका इफ़ेक्ट थोड़ा कम हो सकता है. इसीलिए ऐसा होता है ना कि कोल्ड की एक ही दवाई नहीं चलती,
थोड़े थोड़े टाइम में अलग अलग दवाइयाँ निकलती रहती है, कोल्ड की, कफ की। क्यों? इसी वजह से, क्योंकि एक ही टाइप की अगर दवाई हम लेते रहेंगे तो थोड़े टाइम बाद उस दवाई का असर हमारी बॉडी पे होना बंद हो जाता है। इसीलिए अलग अलग बैक्टीरिया के साथ, अलग अलग फंगाई के साथ वो दवाई को बनाया जाता है। सेकेंड, इट मे किल सम बेनिफिशियल बैक्टीरिया। अगर हम मेडिसिन लेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया है वो एंटीबायोटिक्स उन अच्छे बैक्टीरिया को भी ख़त्म कर सकती है। नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट द डिसीज कॉज्ड बाय वायरस। वेरी इंपॉर्टेंटली, जो एंटीबायोटिक्स है, एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरिया से बनी हुई होती है वो वायरस के अगेंस्ट में काम नहीं कर सकती। बैक्टीरिया से अगर हमारे कुछ डिजीज़ हो रहा है तो हम अच्छे बैक्टीरियाज को यूज़ करके मेडिसिन बनाएंगे और वो उन ख़राब बैक्टीरिया पे यूज़ करेंगे। पर अगर हमारे ऐसी बीमारी हुई है जो वायरस से हुई है, दैट इज़ कोल्ड, कफ, फ्लू, तो ये सब डिजीज़ पे हमारे एंटीबायोटिक्स वर्क नहीं करता। वैक्सीन्स, हर किसी बच्चे को वैक्सीन्स बचपन में दिया जाता है। वैक्सीन्स क्या होता है? देखो, हमारी बॉडी कोई भी टाइप का बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर आता है तो हमारी एंटीबॉडीज़ उससे फाइट करती है, ठीक है। तो इसीलिए तब हम छोटे होते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ डेड और वीकेंड बैक्टीरिया इंजेक्ट किए जाते हैं ताकि हमारी बॉडी उनसे फाइट करे। अब अगर एक टाइप का बैक्टीरिया हमारी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो रिमेंबर करते हैं कि इस टाइप के बैक्टीरिया से किस तरीके से फाइट करनी है, ठीक है। ताकि फिर अगर फ्यूचर में वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में, अगर वो हेल्दी हार्मफुल बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर हो तो हमारी बॉडी को पता हो कि उस हार्मफुल बैक्टीरिया से किस तरीके से फाइट की जाएगी। अगेन, जब हम छोटे होते हैं तो हमारी बॉडी में वैक्सीन दिए जाते हैं। वो वैक्सीन्स क्या होते हैं? डेड और वीकेंड हार्मफुल बैक्टीरिया। वो डेड और वीकेंड हार्मफुल बैक्टीरिया हमारी बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही वो डेड बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आते हैं, हमारी बॉडी के जो सेल्स है वो इन हार्मफुल बैक्टीरिया से फाइट करने जाएंगे और जैसे ही फाइट करेंगे, अब तो वो इनको हरा ही सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हार्मफुल बैक्टीरिया है या तो वो डेड है या फिर वीकेंड है, और ये जो सेल्स है वो रिमेंबर कर लेंगे कि इस तरीके के अगर हार्मफुल बैक्टीरिया बॉडी में आएंगे तो उनसे किस तरीके से फाइट करनी है। अब बड़े होने के बाद सपोज वो हार्मफुल बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, तो अब हमारी बॉडी को पता होगा कि इन हार्मफुल बैक्टीरिया से जिस टाइप के वैक्सीन्स हमें लगे हुए हैं उनसे किस तरीके से फ़ाइट की जाएगी, और वो उसको सक्सेसफुली फ़ाइट कर लेते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर वो फाइट कर ही लेते हैं तो कोई भी बीमार क्यों होता है, राइट? अगर हर किसी को चिकन पॉक्स के वैक्सीन लगते हैं, पोलियो के वैक्सीन लगते हैं, तो इतने सारे वैक्सीन लगने के बावजूद भी कोई भी आगे जाके क्यों उनको सेम टाइप की बीमारियां होती है, ये क्वेश्चन का आंसर तुम ढूंढोगे। कल ये क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। एक बार हम ये देख लेते हैं हाउ इट वर्क, हाउ वैक्सीन्स वर्क। Dead and weakened microbes are introduced in the healthy body. The body fight and kill the bacteria. सेम जो डेड और वीकेंड माइक्रोब्स है वो हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं और हमारी बॉडी उन बैक्टीरिया से फाइट करती है और उनको किल कर देती है। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब ऑफ इट एंटर्स अगेन बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़। और हमारी बॉडी रिमेंबर कर लेती है कि अगर इसी टाइप के माइक्रोब्स मतलब हार्मफुल बैक्टीरिया अगर फ्यूचर में आए तो हमें किस तरीके से उन माइक्रोब से फाइट करनी है। यहाँ पर हमारे हो गए 3 मेडिसिनल यूज़। जो वैक्सीन्स है वो टेक्स्ट बुक में जो वैक्सीन्स है मेडिसिनल का पार्ट ही है। यहाँ पे मैंने उसको अलग टॉपिक में कर दिया, कोई इशू नहीं है, साथ में पढ़ लेना। नेक्स्ट हम करेंगे कुछ और यूज़फुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स in the next video.